हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको पढ़ने से पहले कुछ हम जनरल सी बेसिक सी बात करेंगे जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। देखो सुनो, देखो अब इतना तो तुम इतने 12th क्लास में आ चुके, इतना बड़े हो चुके हो कि जितनी भी कहानी हो चार्ज की है। मतलब चार्ज ही एक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस चार्ज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन। यही बात है कि नहीं? सिंपल सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत आराम से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। तो तुमने क्या जाना था? सबसे पहले जानते हैं कि जैसे मान लो कोई जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस ई की वैल्यू हम मान के चलते हैं 25 न्यूटन पर कूलम। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ एक चार्ज रख देते हैं, मतलब क्यू चार्ज, जिसकी वैल्यू है 10 कूलम। क्या है? 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम पूछेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब बेसिकली साइड रिपल्सन को लगेगा, एफ की वैल्यू क्या होगी? तुम कहोगे भैया आपने पढ़ा है ई इक्वल टू क्यू होता है। एफ की वैल्यू होगी 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 न्यूटन। कन्फर्म बात है। इतनी बेसिक हम लोग बात जान चुके हैं, और जितनी हमने वीडियो पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं, तो उनमें अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते आ रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे उम्मीद है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम काफ़ी ज़्यादा जान चुके होगे। अब कहानी ये आती है कि आखिरकार ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो इसमें कोई चार्ज है। क्या? मान लो इसमें ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बी की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 20 टेस्ला है। इतनी सिंपल सी बात है। मान लो इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा है 2 कूलम का, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना मतलब कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बात करेंगे। अब भाई आज पढ़ने वाले हैं। देखो अब कहानी शुरू होती है यहाँ से दो पार्ट में, कि जो चार्ज है या तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा। अब कोई भी चीज़ कहीं भी होती है तो दो ही काम में हो सकती है, या फिर रेस्ट पे होती है या फिर मोशन में होती है। तो एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था लॉरेंज। क्या नाम था? लॉरेंज। तो लॉरेंज ने सबसे पहले बताया था कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मतलब एक प्रकार का फोर्स, मतलब एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। मतलब सोचो ना कि आखिरकार कितना कमाल का बात बताया कि अगर मान लो कोई चार्ज इसके अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, और उनने इसका फॉर्मूला भी दे दिया। सबसे अच्छी बात है कि इनका उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया। उसी को अपन लोग पढ़ते हैं, लॉरेंज फोर्स। पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं, अभी तो बेसिक समझना है। तो हमने इतना जान लिया है। अब देखो, जैसे मान लो जो ये चार्ज है, क्या है? चार्ज है, ये आखिरकार कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा? क्या? कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस मतलब आखिरकार ये कितने न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कोई फोर्स हो उन सब का यूनिट एक होता है, न्यूटन होती है। और जब इस पे चार्ज पे फोर्स लगेगा तो उस चार्ज पे उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाते तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। अब वो भी अपन को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि आखिरकार जिस पे जो फोर्स लग रहा है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब जो यहाँ जो 2 कूलम का चार्ज, उस पर जो फोर्स लग रहा है, हम देखेंगे कि आखिरकार जो फोर्स है वो कितने कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, अगर यहाँ हम बात करते हैं कि आखिरकार इस पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ऐसे ही देखते हैं जो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये कौन कौन सी भी डिपेंड करता है। तो हम मान के चलते हैं इस पर एफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब
कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मान लो ए है आगरा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, पहली बात है। और दूसरी डिपेंड करता है कि इस पे चार्ज पे क्या कि यार इस चार्ज की अमाउंट क्या, मतलब कितने कूलम का चार्ज है, 2 हो गई है। सिंपल सी बात हो गई है कि नहीं। अब जो तीसरा फैक्टर, इसे तुम्हें काफ़ी हद तक और बहुत अच्छे से समझना है। क्या समझना है, देखो ये डिपेंड करता है बी साइन थीटा पर। देखो मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कि वेलोसिटी पे और एंगल पे। तो बेसिकली इन सब को पूरे कॉम्बिनेशन को हम मिला के क्या कहते हैं, सुन बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। देखो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लो। देखो तो ये लिख लिया अपन ना, सादा सिंपल सा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, आगे पूरा क्लियर कर देंगे। तुमने 11th पढ़ी नहीं पढ़ी कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ जितना भी पढ़ोगे ना हर चीज़ बहुत क्लासिक पढ़ोगे। लेकिन एक बात है कि सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, तभी तुम कोई चीज़ अच्छे से कहानी समझ पाओगे। इतनी बेसिक हम लोगों ने बात जान ली है। ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये तीसरी चीज़ है। इन तीनों को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला देखने को मिलता है क्या, क्यू बी बी साइन थीटा। क्या निकला, क्यू बी बी साइन थीटा। अब तुम जानते हो कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे हम के बोलते हैं, के बी बी साइन थीटा इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पार्टिकल से चार्ज है 2 कूलम का, उस पर फोर्स पता है कितना लग रहा है, उस पर लग रहा है के क्यू बी बी साइन थीटा। हमने क्या किया, इस के की वैल्यू निकाली तो के की वैल्यू आई है 1। मतलब ये जो कांस्टेंट है ना तुम्हारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई है 1। तो एफ की वैल्यू आ गई है क्यू बी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्या, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होनी चाहिए। और इसी जो फोर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉरेंज एक व्यक्ति का नाम है और उनके नाम पे फोर्स दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब दूसरी बात आती है कि तुम जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एफ इक्वल टू डॉट, देखो अगर किसी ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी कि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर कहीं ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्या ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं, तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से आखिरकार इसमें देखो चार्ज तो कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, बी वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ओ भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिखेंगे क्यू इक्वल टू बी क्रॉस बी। देखो ये चार्ज है और ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज। क्या है, जो चार्ज मूव कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी है। बताएंगे आखिर का क्या क्या डिपेंड कर रहा है। देखो ये पता थीटा क्या है, ये थीटा ये है एंगल बिटवीन चार्ज की वैल्यू, चार्ज के डायरेक्शन का एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे ध्यान परेशान नहीं हो, देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और चार्ज मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। बी बेसिकली क्या है, आखिरकार कोई चार्ज मोशन करेगा तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन चार्ज का होगा, ये है डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये जो एंगल बनेगा ये है थीटा। मान लो कहीं 30 बन गया कहीं 45, जितना बन गया अपन समझेंगे। तो अपन ने इसको लिख लिया है, तो इसी चीज़ को अपन ने वेक्टर में कैसे लिख दिया है, इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अब दूसरी समस्या, जैसे ही तुमने वेक्टर सुन लिया होगा तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आई होगी कि भैया आखिरकार इसका डायरेक्शन तो बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया आपने वेक्टर तो बता दिया है, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा कर लीजिए।
तो मैं क्या कहूँगा कि जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन होगा। क्या समझे? देखो, अगर इसे हम हैंड से यूज़ करते हैं, जानते हो कि जितने भी वेक्टर मैक्टर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो को पहला कंपोनेंट ये है बी, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दूसरा कंपोनेंट और ये रिजल्ट का। तो अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना तो राइट हैंड यूज़ करो, वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये निकलेगा रिजल्ट जो फोर्स का डायरेक्शन। तो राइट हैंड यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को राइट हैंड यूज़ नहीं करना तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताते हैं कि जैसे हम मान के चलते हैं कि जो चार्ज है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मान के क्या चलते हैं कि चार्ज जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो बी का क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे तब वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। और हम मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन है बाई एक्सिस, तो हो जाएगा जे। और हम जानते हैं कि इसका क्या होगा, आई क्रॉस जे। आंसर है क्या आएगा, के आएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, वो जेड डायरेक्शन में लगेगा। कौन से डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में। क्या समझे, ये लगेगा जेड डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन कहाँ होगा, इसके जस्ट देखो इस परपेंडिकुलर। समझे कि नहीं समझे? तो इसका जब वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब मैथ में वेक्टर पढ़ाऊंगा तो और मज़ा आएगा। लेकिन जो बायो वालों सुन लो कि जो रिजल्टेंट है ना, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो, इस बात का याद रखना। चाहे एंगल यहाँ तो 90 हो गया है, चाहे अगर इन दोनों के बीच के एंगल अगर 90 से कम हो, मतलब 60 मान लिया है, तब भी जो फोर्स आएगा ना उसका जो एक पता है परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ये बी पता है किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है चार्ज की, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कि आखिरकार चार्ज कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं, देखो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, क्या, अगर चार्ज रेस्ट पे है मतलब b इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्या, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। पहली बात हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लो जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है और वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हों, तब भी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो या 180 हो, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी वी साइन थीटा। इसकी वैल्यू 0, तो मतलब पूरे की 0 वैल्यू हो जाएगी। इतना भी कितना आसान से लोग क्लियर हो गया है। इसका मतलब है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो अगर चार्ज ऐसे जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्या, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एफ मैक्सिमम कब कब हो सकता है, जब बी इक्वल टू 0 हो जाए या थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। सॉरी, मिनिमम, ये बात है मिनिमम की, कि आखिरकार मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब कोई पूछ सकता है कि भैया एफ मैक्सिमम कितना होगा, तो देखो एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 कब आती है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो गिवन कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक सिंपल समझ में आ गया होगा। समझे कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो, कई किताबों में डायरेक्शन इस तरीके से ही बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि जैसे मान लो ये क्या होता है, ये बताते हैं बेसिकली डायरेक्शन ऑफ चार्ज।
क्या बताएंगे, इसे राइट हैंड यूज़ कराएंगे, बताएंगे डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और इसको बता देंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये जो फेस है ना जिस साइड, वो बता देंगे फोर्स का डायरेक्शन। सिंपल सा यार, ये देखो उंगली खड़ी करो ना ऐसे ही, तो जो डायरेक्शन फेस का है वही डायरेक्शन उंगलियों का भी है। तो इसमें कोई बिल सब एक ही घुमा के बात हो गई है। तो यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। अब हमने क्या जाना है, हमने जाना है F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये बी मैग्नेटिक फील्ड छूट गया है। तो अब बात आते हैं कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्यू बी साइन थीटा। मतलब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या, आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार बैक जाके रिवाइज कर लो, फिर जाके देखना तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको पढ़ने से पहले कुछ बता दें कि जैसे तुम्हें एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बताया जाएगा। मैं कहूँगा अगर तुम्हें राइट हैंड वाला ये रूल यूज़ करोगे ना, वेक्टर वाला बेसिक वाला, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 10-10 फॉर्मूले याद करोगे, 10-10 तरीके से लॉ याद करोगे, बहुत कन्फ्यूजन होगी। वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हो आसानी से तुम्हें कहीं भी समझने को देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो थंब होता है वो बताते हैं किसका, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं। ये जो पहली फिंगर होती है वो फील्ड के बारे में बताती है, और ये वेलोसिटी के बारे में बताती है। लेकिन मैं बेसिकली ये राइट हैंड यूज़ करता हूँ। ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है इसका रिजल्ट। बेसिक्स ऑफ वेक्टर ये है, क्योंकि बाकी सब में ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है। देखो, और हम क्या बता दें कि आखिरकार जो बी साइन थीटा के ऊपर जो हम बात करने वाले थे वो आखिरकार तुम्हें बता दें कि जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बी है, और क्या बोलते हैं, चार्ज इस तरीके से एंटर किया और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री। अब तुम जानते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, तो इसको करोगे तुम दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। ये बी है ना, तो हो जाएगा बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। हमें इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, ए इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्व होता है बी साइन थीटा। तो आखिरकार इसका मतलब ये है, क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। अब बात करते हैं आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। यहाँ से बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं। देखो, इसमें तुम्हें कुछ जनरल बातें माननी पड़ेंगी। पहली बात क्या माननी पड़ेगी कि हम मान के चलते हैं कि चार्ज हमारे पास है 1 कूलम। उस चार्ज की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। देखो, ये सारी जब वैल्यू रखोगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा एफ के बराबर। अब इस एफ का मतलब समझो। देखो, मान लो बेसिकली तुम मान लो किसी भी पॉइंट पे तो निकालते हो ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर होगी। हम मान के चलते कि इस पॉइंट पे निकालने वाले हैं। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो मान के चलते हैं 15 टेस्ला। कितनी है, 15 टेस्ला। देखो, अब इस 15 टेस्ला का मतलब क्या है। देखो, इस 15 टेस्ला का मतलब ये है कि देखो यहाँ इसको बहुत ध्यान से समझना। इस 15 टेस्ला का मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, जो जिसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस पे 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मुझे पता था बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पता था, इसलिए मैं क्या करूँगा, डेफिनेशन लिखवा दूंगा। इसे जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना, कहीं ना कहीं रख लेना। देखो, ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, देखो एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विथ अ यूनिट वेलोसिटी। यूनिट मतलब 1, यूनिट चार्ज विद वेलोसिटी एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो बेसिकली आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जो 1 कूलम 1 मीटर की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो चलता है, उस पर जितना वो फोर्स फील करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उतने को।
देखो दोबारा से समझते हैं। इस 15 टेस्ला का मतलब ये है कि 1 न्यूटन कूलाम जिसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, वो 15 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा है इस पॉइंट पे। बस इस तरह दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या निकालते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे एक तुम जानते हो टेस्ला है, अब इसकी एसआई यूनिट मतलब जो गिवन कंडीशन हो तो इनके बेसिस पे निकालते हैं। देखो V इक्वल टू क्या है, एफ क्यू बी बी साइन थीटा। तुम ये तो जानते हो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। चार्ज की क्या होती है, देखो चार्ज की बेसिकली लगाओगे कूलाम होती है। इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्या इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आखिरकार यहाँ से तुम क्या देखोगे कि देखो न्यूटन कूलाम मीटर पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड एम्पियर बन जाता है, क्योंकि बेसिकली आई क्यू अपॉन टाइम टी आई बनता है ना, ऐसे कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर लिख लेते हैं। तो यूनिट क्या बनी है, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये क्या है, इसकी यूनिट है। क्या है, इसकी यूनिट है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या, आखिरकार इसका मतलब क्या है। आखिरकार 1 टेस्ला का क्या मतलब, इसे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि इसको स्किप किया जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। देखो 1 टेस्ला का मतलब ये है कि उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। किस पे, 1 न्यूटन 1 कूलाम चार्ज पर, जब वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि आखिरकार देखो, अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलूँ कि 1 के मतलब क्या होता है, तुम कहोगे 1000। क्या होता है 1 के मतलब ये होता है 1000। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 1 माइक्रो क्या होता है, तुम कहोगे 10⁻⁻6। सुना है कि नहीं। ऐसे ही 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। देखो वैसे जस्ट मैंने इसे रिलेट करने के लिए इतना सब बताया है, ताकि तुम रिलेट कर सको। समझे कि नहीं समझे, बेसिक से मतलब रिलेट करने के लिए मैं बताया कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, जो होती है गॉस। तो यहाँ तक हम कितनी यूनिट पढ़ चुके हैं, एक टेस्ला होती है, एक गॉस होती है, और एक होती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और यहाँ तक हमने अभी तक क्या देख लिया, हम देख चुके हैं आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि आखिरकार कोई 1 कूलम चार्ज जब वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा और उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उस समय वो कितना फोर्स फील कर रहा होगा। अब तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि अभी तुमने सुना होगा कोरोना में कई लोगों को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन हुआ, तो उनकी बॉडी मैग्नेटिक हो गई है। समझे कि नहीं, बहुत सोचो, मतलब कि आखिरकार बॉडी के अंदर हर चीज़ है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ है। ऐसे ही जो अर्थ होती है, तुमने वहाँ भी सुना होगा कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये जब मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, तो आखिरकार उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻4 टेस्ला। मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 गॉस। अगर तुमसे पूछे कि जो अभी जब जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बी, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तुम कहोगे 10⁻⁻4 टेस्ला। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कैसे जा रही, ऐसे जा रही है, और तुमने अपनी मतलब एक ली और ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे
इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये बी है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, हम मान के चलते हैं 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज जा रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो हम तुमसे पूछें कि बताओ जहाँ तुम बैठे हो वहाँ इस चार्ज 1 कूलम चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तुम कहोगे भैया अब तो हमने सब कुछ सीख लिया है, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 90 है, 1 हो जाएगा। F इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, वेलोसिटी कितनी है 2 की, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 10 की पावर -4। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। मतलब जो 1 कूलम का चार्ज है ना, 1 कूलम चार्ज तुमने अभी देखा ना परपेंडिकुलर जा रहा है, उस पे लग रहा है 10 की पावर -4 टेस्ला। तो है ना कितना कमाल का, अपन ने आंसर भी निकाल लिया है। अभी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन क्या होता है। देखो डायमेंशन रिलेटेड अगर वीडियो देखनी हो तो 11th क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया, बहुत बिंदास तरीके, IIT एडवांस लेवल तक का। वहाँ से जाके कवर करोगे तो मैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन बताऊँ कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। बी इक्वल टू क्या निकाला अपने, F क्यू बी साइन थीटा। देखो इसका डायमेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। इसका डायमेंशन होता है, देखो F इक्वल टू क्या होता है, M होता है, यहाँ से हम डायमेंशन निकालते हैं पूरा डिटेल में। देखो इसका डायमेंशन मास का होता है इसका M होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है L T-2। तो ऊपर हो गया M L T-2। देखो पहली बात बता दूं कि चार्ज फंडामेंटल के अंदर नहीं आती, फंडामेंटल के अंदर आती है करंट। तो हम चार्ज को करंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या, Q अपॉन T इक्वल टू I होता है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, तो एम्पियर टाइम, तो AT हो गया चार्ज का। B का लिखते हैं मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ पर सेकंड, लेंथ पर टाइम। और बी तो निकाल नहीं था। और साइन थीटा का कुछ नहीं होता है, साइन थीटा का 1 होता है। तो आखिरकार हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आता है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो रहा है, ऊपर जा रहा है, M पर एम्पियर T-2। समझे कि नहीं, कितना आसान तरीके से अपन ने हर चीज़ ड्राइव कर ली है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आई तो देखो मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, एक बार जाके खुद देख लेना तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो हाँ एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही फील करते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ये रही और इसके अंदर तुम न्यूट्रॉन एंटर कराते हो, क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास चार्ज की वैल्यू 0 होती है, तो ये कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। वैसे बता दूं कि जब ये चार्ज जाता है तो इसमें कर्व ऐसा देखने को मिलता है, अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, किस तरीके से फोर्स लगता है अपन वो बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो जो आएगी। देखो क्वेश्चन ये है कि आप प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है B इक्वल टू है 2.5 टेस्ला, और जो चार्ज मतलब प्रोटॉन जो चार्ज एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल से एंटर कर रहा है, 30 डिग्री से विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पता लगाओ कि आखिरकार इस प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, याद रख लो बहुत, क्यू बी साइन थीटा। मतलब कोई आदमी व्यक्ति है वो पूछ रहा है अपनी बीवी से, फोर्स मतलब कुछ ना कुछ धक्का मुक्की हुई होगी, तो उसने ऊपर धक्का मुक्का क्यों मारा है, क्यों बीवी साइन थीटा। इस तरीके से याद कर सकते हो, आजकल तो गर्लफ्रेंड भी मारती हैं। देखो बेसिकली ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बी क्या है, उस प्रोटॉन की वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 की पावर 7,
और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 2.5। साइन थीटा क्या है, चार्ज के डायरेक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, यहाँ देखा अपन ने 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री। तो लगाओगे आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अपन आप एक करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें आई के आते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ अक्सर परेशान होते हैं। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और एक आध दो क्वेश्चन अपन वो भी कर लेंगे जो बोर्ड में ज़्यादा वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी सुन लो। IIT एडवांस, जेई मेंस, नीट, इन सब में पूछते हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, वहाँ पूछ लेते हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है कब क्या पूछें तुमसे, तुम्हें खुद नहीं पता है, इसलिए हर चीज़ को बहुत प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि तुम्हारे पास चार्ज है Q, उसका है चार्ज 1.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। इस मूविंग विथ अ स्पीड, इसकी स्पीड है कितनी है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स डायरेक्शन मतलब होता है कि इसकी क्या है, 2 × 10⁻6 आई कैप। समझे कि इसका मतलब ये है। और मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारे पास है उसका मैग्नीट्यूड है 0.2 जे कैप, 0.4 के कैप। देखो टेस्ला, अगर किसी को इन सब में दिक्कत हो तो घबराना नहीं है। तुम सोच रहे हो जस्ट एक नंबर लिखे हैं जिनको अपन को सॉल्व करना है। उसने कहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। मतलब ये जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस समय इस पे मतलब जो यहाँ जब मूव करेगा, मतलब ये चार्ज जब इसमें मूव कर रहा होगा तो उस समय कितना फोर्स फील करेगा। तो F = क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन पीटा, साइन थीटा नहीं साइन पीटा। अब देखो क्या होता है, F = अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्यू वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ वेक्टर फॉर्म में है। क्यू बी क्रॉस बी, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻⁻6। वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁻6 आई कैप। समझे कि नहीं समझे, क्रॉस। अब देखो इस क्रॉस में और इस क्रॉस में बहुत फ़र्क है। ये क्रॉस है वेक्टर वाला क्रॉस। इनटू मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0.2 जे प्लस 0.4 के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो हम क्या करते हैं कि इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा और ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो 3 × I क्रॉस 0.2 जे प्लस 0.4 के। पहले ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो पहले इसका इससे करो, यही याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, I जे के, I × जे, आंसर क्या आया के। तो इन दोनों का आंसर निकाले, क्या आया है 0.2 के, प्लस लगा दो, इन दोनों का करो I × के। I × के क्या क्या होता है, वो होता है I × के। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जे आ रहा है ना इस डायरेक्शन से, तो माइनस का आएगा, तो माइनस जे। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें, वो हमें देखने को मिलेगा 0.4 जे और 3। कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करोगे तो 0.6 के ये यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस 1.2 जे। ये रहा किसका, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ न्यूटन लगा दो, यूनिट हो जाएगी। देखो कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि B क्रॉस B का आंसर निकाल लेते हैं अलग से,
इसका लिखो, कितना लिखो, 2 इंटू 10⁻⁻6i क्रॉस 0.2j प्लस 0.4k। देखो इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को इन दोनों से करोगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 आई इंटू जे के हो जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, तो करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 जे इंटू के क्या हो जाएगा, जे इंटू आई इंटू के क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 के माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 जे। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो कि ए एक्स एक्सेस है, ए वाई एक्सेस है, ए जेड एक्सेस है। तो जो ये फोर्स है उसका एक कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, वाई एक्सेस में, और एक कंपोनेंट है, इस माइनस लिखा ना, ये माइनस वाई, ये जेड एक्सेस में एक कंपोनेंट है वाई एक्सेस में। जब वेक्टर पढ़ाएंगे वहाँ काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक बताओ कि आपको पढ़ते हुए कैसा लगा है। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।